नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवम उपाध्याय आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी हेल्दी होंगे। दोस्तों, मैं फिर आपके साथ जुड़ गया हूं एक नई वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक मेंटल कंडीशन जो कि है बाइपोलर डिसऑर्डर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त रूप में बताऊंगा कि ये क्या होता है, क्या कारण होता है, क्या लक्षण होते हैं मरीज में और क्या कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनको लेके हम इस बीमारी का इलाज संभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए वीडियो अपनी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बाइपोलर डिसऑर्डर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है बाइपोलर यानी कि दो पोल वाला डिसऑर्डर। फ्रेंड्स, इस बीमारी में व्यक्ति के अंदर हमें दो तरीके के मूड्स देखने को मिलते हैं। कभी आपका मरीज बहुत ज्यादा खुश होगा, आपसे नॉर्मल बातचीत करेगा, नॉर्मल बिहेवियर करेगा, और कभी बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाएगा और एंग्री हो जाएगा। दोस्तों, इस बीमारी में मरीज के अंदर मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से इसे मैनिक डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो कभी किसी रूप में नजर आते हैं तो कभी किसी रूप में नजर आते हैं। कभी आपसे बहुत ज्यादा अच्छे से बात करेंगे, नॉर्मल बिहेवियर करेंगे, और कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे और आपसे दूरी बना लेंगे। फ्रेंड्स, आजकल ये बहुत ही ज्यादा कॉमन कंडीशन होती जा रही है। जैसे जैसे हमारे लाइफ में स्ट्रेस बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल बिजी होती जा रही है, हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही इसके केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, बाइपोलर डिसऑर्डर वाले मरीजों में हमें तीन तरीके के फेजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेनिक फेज, हाइपोमेनिक फेज और डिप्रेशन फेज। फ्रेंड्स, जैसा कि तीनों के नाम से पता चल रहा है कि उसका रिएक्शन कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है। जब पेशेंट मेनिया में रहता है तो बहुत ज्यादा वायलेंट होता है, बहुत ज्यादा एग्रेशन में रहता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। जब पेशेंट हाइपोमेनिक कंडीशन में होता है तो मेनिक कंडीशन से थोड़ा कम होता है, उतना ओवर एक्टिव नहीं होता, फिर भी एक्टिव होता है। फ्रेंड्स, जब पेशेंट डिप्रेशन फेज में होता है तो बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट उसको आते हैं, बहुत ज्यादा डल फील करता है। दोस्तों, ये तो रहा इसका ओवरव्यू। अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेस के ऊपर। क्या कॉजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है? तो दोस्तों, इसके एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक अननोन है, ज्ञात नहीं किए जा सके हैं, लेकिन कुछ कॉजिंग फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमें ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। जिसमें से बहुत ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो है हमारी जेनेटिक इनहेरिटेंस, हमारी जेनेटिक हिस्ट्री। अगर हमारे पास्ट जनरेशन में किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो ये हमारे जनरेशन में आ सकती है, हमारे अगले जनरेशन में पास हो सकती है। फ्रेंड्स, अगले कॉजिंग फैक्टर की बात करें तो चाइल्डहुड ट्रॉमा एक कॉजिंग फैक्टर हो सकता है। अगर आपके बचपन में कोई आपको बहुत ज्यादा गहरा सदमा लगा है किसी के जाने से या किसी के बिछड़ जाने से, और अगर आपको निग्लिजेंस मिली है, आपके साथ काले गोरे का भेद हुआ है, तो ये सब की वजह से आपको ऐसी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट कॉजिंग फैक्टर की बात करें दोस्तों, तो अगर आप अपने घर में देखें हैं कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा वायलेंस होता है, घर में मारपीट होती है, तो इसकी वजह से भी आपके दिमाग में निगेटिव इंपैक्ट जाता है। इसकी वजह से भी आपको ऐसी समस्या हो सकती है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अगर कुछ कॉजिंग फैक्टर की बात करें तो स्ट्रेस एक कॉजिंग फैक्टर हो सकता है। जैसे कि आजकल हर चीज में हम स्ट्रेस लेने लगे हैं। जॉब का स्ट्रेस है, हमारे साथ किसी ने हैरेसमेंट किया तो उसका स्ट्रेस है, हमें गरीबी है तो उसका स्ट्रेस हम लेते हैं, कैसे क्या किया जाए, हर चीज के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। तो ये एक कॉजिंग फैक्टर इसका हो सकता है। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त अगर हमें रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हुई है, ब्रेकअप्स हुए हैं हमारे, तो इसकी वजह से भी हमें स्ट्रेस होता है और इसकी वजह से हमें ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, यही कुछ कॉजिंग फैक्टर हैं इसके जिसकी वजह से हमें ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके लक्षणों के ऊपर। क्या लक्षण हमें मरीज के अंदर देखने को मिलेंगे ऐसी कंडीशंस में? तो दोस्तों, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि इसके तीन फेजेस होते हैं और तीनों ही फेजेस के अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर हम बात करें मेनिक और हाइपोमेनिक कंडीशन की, तो इसमें बहुत ज्यादा पेशेंट हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा उत्साहित रहने लगता है, बहुत ज्यादा उत्तेजित रहने लगता है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, बातूनी बहुत ज्यादा हो जाता है, हर चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताने लगता है, अपने आप को सबसे ऊपर रखता है। दोस्तों, जब पेशेंट ऐसी कंडीशन में होता है तो बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है, अपने आप को बहुत तेज दिखाता है और इसी तेजी के कारण उसका घाटा भी होता है। पेशेंट बहुत ही ज्यादा शो ऑफ और तेजी दिखाने के चक्कर में डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं कर पाता है और बहुत ज्यादा घाटा कर लेता है, और उसके बाद वो चिल्लाता है, मारपीट करता है, लोगों से अभद्र व्यवहार करता है। तो दोस्तों, मेनिक और हाइपोमेनिक कंडीशन में यही कुछ लक्षण होते हैं जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं इसके मरीजों में। फ्रेंड्स, अब बात करें डिप्रेशन फेज के सिम्टम्स की,
तो इसमें पेशेंट बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश रहने लगता है, अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है, अनिद्रा का शिकार हो जाता है, बहुत ज्यादा कमजोरी उसके अंदर आने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि ये दुनिया हमारे किसी काम की नहीं है और हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। तो दोस्तों यही सब लक्षण हैं जो कि पेशेंट के अंदर डिप्रेशन फेज में आता है। दोस्तों अब बात करें इसके मैनेजमेंट के ऊपर, तो हमें तनाव से दूर रहना चाहिए, हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, हमें प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, योगा एक्सरसाइजेस करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, नेचुरोपैथी का सहारा लेना चाहिए। दोस्तों ये सब अगर हम करते हैं तो हम अपनी बीमारी को धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं और मेडिसिन के साथ तो जड़ से इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर। क्या कुछ संभावित होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको लेकर हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं? तो दोस्तों चूंकि खुद ही इस बीमारी में कई तरीके के फेजेस होते हैं जिनके अलग अलग लक्षण होते हैं, तो ऐसे में कोई खास होम्योपैथिक दवा बताना गलत होगा। बट फिर भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि रूटीन में बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एज पर द सिम्टम। तो दोस्तों ये कुछ दवाइयां हैं स्ट्रामोनियम, कैनाबिस इंडिका, हायोसाइमस, बेलाडोना, विराट्रम एल्बम, लिलियम टिग, कालीफॉस, नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ, आरममेड, क्रोकस सटाइवा, टेरेंटुला, नक्सवामिका एटसेट्रा। फ्रेंड्स ये सब दवाइयां हैं जो कि रूटीन में डॉक्टर बहुत ज्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं और मैं भी खुद प्रेस्क्राइब करता हूं, जिससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। दोस्तों ऐसे केसेस में हमें ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए जिसका पेकुलियर सिम्टम और कॉन्स्टिट्यूशन हमसे मैच करता हो, तभी होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छे से काम करेगी, अदरवाइज अच्छे से काम नहीं करेगी और प्रॉपर आपको ठीक नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ, कोई भी मेडिसिन आप अपने मन से ना लें, अपने नजदीकी चिकित्सक से संपर्क कर लें, फिर ही कोई दवा लें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।